आज हम बात करने वाले हैं सिसु के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी के 2 दिनों की, जब अतामी कोर्पी नाम के आदमी के पास बहुत सारा सोना आ गया था और जब वो सोने को लेकर के भाग रहा था तब नाजी सिपाहियों ने उससे सोना छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि कोर्पी क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1944 का दृश्य आता है और हमें पता लगता है कि अब दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो रहा है। सारे के सारे सेना हर एक जगह से जा रहे हैं। नाजीज भी फिनलैंड को छोड़ करके जा रहे हैं। तभी हम कोर्पी नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो एक रशियन सिपाही है, लेकिन जब से युद्ध खत्म होने की घोषणा हुई है तब से उसने निश्चय किया है कि अब वो शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा। वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ेगा और उसके साथ साथ हिंसा भी नहीं करेगा। कोर्पी के साथ उसका कुत्ता रहता है और एक घोड़ा। कोर्पी की जिंदगी बस यहीं पर सीमित है। वो दिन भर अपने फार्म में काम करते रहता है, लेकिन बगल में ही एक छोटी सी झील है जहाँ पर कोर्पी हमेशा जाते रहता है। लेकिन एक दिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब उसे पानी में छोटे छोटे सोने के टुकड़े नजर आते हैं। तब कोर्पी समझ जाता है कि यहाँ पर आसपास ही बहुत सारा सोना है। तब वो पानी के हर एक जगह पे जाकर के तलाशी लेने लगता है ताकि सोने को ढूंढ निकाले। तब वो हर एक जगह पे खुदाई करने लगता है। वो झील के आसपास के किसी भी जगह को नहीं छोड़ता। फिर बहुत दिनों के बाद जब वो एक जगह पे खुदाई करता है तब उसे नीचे बहुत सारा सोना मिलता है और इस चीज को देखते ही कोर्पी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तब वो खुशी से रोने लगता है और सोने के सारे टुकड़ों को बाहर निकालता है और निकाल के लाता है अपने टेंट। कोर्पी को सोने से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया है, इसीलिए वो पूरी रात नहीं सोता। उसे लगता है कि अगर वो सो जाएगा तब यहाँ पर आकर के कोई सोने को चुरा ले जाएगा, इसीलिए वो अपने हाथ में अपनी बंदूक को रखता है और रात भर पहरा देते रहता है। फिर जैसे ही सुबह होती है वो सारे के सारे सोने को बैग में डालने लगता है और बैग को डालता है अपने घोड़े के ऊपर और निकल पड़ता है यहाँ से दूर बैंक में जाने के लिए, जहाँ पर वो सारे सोने को डिपॉजिट कर सके और बेच के बहुत सारे पैसे बनाए। इसी बीच जब वो रास्ते से जा रहा होता है तभी हम नाजियों के टैंक को देखते हैं और इन सारे सिपाहियों का मुखिया है ब्रूनो। ये सारे लोग फिनलैंड से वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी टैंक में इन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को बंधक बना करके रखा है जिनका ये लोग बलात्कार करते हैं। यहीं पर हम उल्फ नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो सन की है और अभी अभी वो एक लड़की का बलात्कार करके आ रहा है। तभी कोर्पी इनके टैंक के पास से गुजरता है और एक नजर वो ब्रूनो की तरफ देखता है, लेकिन कोर्पी इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और ऐसे ही आगे निकलते चला जाता है। तभी उल्फ कोर्पी को देख लेता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और कोर्पी को मारने की कोशिश करता है। तब ब्रूनो उसे रोक देता है और कहता है कि इसे मत मारो, ये ऐसे ही अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर कोर्पी ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है, लेकिन हर एक थोड़ी देर के बाद उसे लाशें ही लाशें देखने को मिलती है जिन्हें नाजियों ने मारा है और मार करके यहाँ पे टांग दिया है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और ट्रक नजर आता है जिसके अंदर नाजी सिपाही है 4। वो जैसे ही कोर्पी को देखते हैं वो उसे रोक देते हैं। फिर वो उसे घोड़े से नीचे उतारते हैं और सारे बैग्स की तलाशी लेने लगते हैं। फिर जैसे ही उन्हें इतना सारा सोना नजर आता है तब उनकी भी नीयत खराब हो जाती है। फिर चारों सिपाही निश्चय करते हैं कि वो सोने को रख ले और कोर्पी जैसे ही इस बात को सुनता है वो अपने कुत्ते को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तब उसका कुत्ता भागने लगता है और इस चीज को देखते ही नाजी सिपाही कुत्ते पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती। तभी एक सिपाही यहाँ पर सिसु को दादाजी कहता है और कहता है कि इस बूढ़े आदमी को अब मैं मारने वाला हूँ, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले कोर्पी अपनी चाकू निकाल लेता है और सीधा इस आदमी के भेजे में घुस आता है। फिर एक एक करके बाकी सिपाही उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कोर्पी बहुत तेज है, वो एक एक करके इन्हें मारने लगता है। फिर आखिरी सिपाही जब इसके पास आता है तब कोर्पी बड़े ही चालाकी के साथ उसे भी मार देता है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चली हैं और इन सारी गोलियों की आवाजें ब्रूनो सुन लेता है। फिर वो समझ जाता है कि जरूर पीछे कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये सारे सिपाही उसके दोस्त हैं। तब वो वापस आने लगता है इनके पास देखने के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है। फिर यहाँ आते ही वो देखता है कि हर तरफ उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं। तभी वो देखता है कि एक सिपाही के पास सोने का टुकड़ा है और वो मरते मरते बताता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जिसके पास बहुत सारा सोना है और वो इस तरफ निकला है। फिर इन बातों को सुनने के बाद ब्रूनो भी निश्चय करता है कि वो कोर्पी के पीछे जाएगा और ये सारे के सारे टैंक्स को लेकर के निकल पड़ते हैं। तभी हम कोर्पी को देखते हैं जिसे ये बात पता नहीं होती, लेकिन अचानक टैंक से वो लोग इस पे हमला करने लगते हैं। तब कोर्पी अपने घोड़े की रफ्तार को बढ़ा देता है। वो अंधाधुन उस पे गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन कोर्पी उनसे बच जाता है। लेकिन इसी बीच वो चला जाता है लैंडमाइंस वाले फील्ड में। उसे इस बात की भनक भी नहीं होती कि यहाँ पर लैंडमाइंस है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है। तब वो अपने घोड़े को स्लो कर देता है और ब्रूनो भी अपने साथियों को कहता है कि वो गोली ना चलाए, वो बस तमाशा देखे, क्योंकि जल्दी ही कोर्पी के सारे चीथड़े उड़ने वाले हैं। फिर कोर्पी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके घोड़े का पैर पड़ जाता है एक लैंडमाइन पे और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब कोर्पी कुछ दूर जा करके गिरता है और वो देखता है कि उसका घोड़ा अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। फिर वो अपने आप को संभालता है और आता है अपने घोड़े के पास और उसे मरता हुआ देखने के बाद अब कोर्पी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर वो निश्चय करता है कि अब वो नहीं भागेगा, वो इन सबका मुकाबला करेगा। लेकिन उनका मुकाबला करने से पहले वो सारे के सारे सोने को इकट्ठा करने लगता है
उन्हें वापस बैग में डालता है। तभी ब्रूनो अपनी पूरी सेना के साथ आ जाता है। वो जैसे ही कोर्बी को देखता है हंसने लगता है और सारे सिपाहियों को कहता है कि इस पे गोली मत चलाओ, ये हमारा ही काम आसान कर रहा है। इसे सारे के सारे सोने को भर लेने दो बैग्स में, फिर हम इसे मारेंगे और बैग्स को छीन लेंगे। लेकिन कोर्बी बहुत चालाक है, उसे पता है कि कब क्या करना है। फिर जैसे ही वो सारे सोने को भर लेता है वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। उसके सामने ही एक बहुत बड़ा लैंडमाइन है और पत्थर को मारता है लैंडमाइन पे। तब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे सारी जगह धुंधली हो जाती है। तब सारे के सारे नाजी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कोर्बी ने अपने सामने एक शील्ड रखा हुआ है जो उसे गोलियों से बचा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ की धुंध क्लियर होती है ब्रूनो अपने एक सिपाही को आगे भेजता है ताकि वो जा करके देख सके कि कहाँ पर है कोर्बी। लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है एक लैंडमाइन में ब्लास्ट हो जाता है। तब ये लोग 2 और सिपाहियों को भेजते हैं, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है। तब ब्रूनो इंतजार करने लगता है, लेकिन जब तक धुंध क्लियर होती कोर्बी यहाँ से निकल जाता है। फिर ये लोग 2 महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन्हें आगे भेजेंगे, जिससे इन्हें पता लग जाएगा कि कहाँ पर लैंडमाइन है। फिर 2 लड़कियां इनके टैंक के आगे चलने लगती हैं और पीछे पीछे ये लोग टैंक्स को चलाते हैं। तभी इनके एक सिपाही को पता लगता है कोर्बी के बारे में, और जो बातें वो कोर्बी के बारे में सुनता है उसे सुन करके डर जाता है और जल्दी ही कॉल करता है ब्रूनो को और उसे बताता है कि जैसे ही मैंने अपने सीनियर के पास कोर्बी का नाम लिया, उन लोगों ने कहा कि अगर तुम लोग उसके पीछे हो तो अपनी जान बचाओ और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। सबको लगता है कि वो रशियन है, लेकिन कोर्बी रशियन नहीं है, वो विंटर वॉर का सिपाही है। उसने दुनिया के सबसे खतरनाक जंग को लड़ा है, लेकिन जंग के दौरान जब उसके परिवार को मार दिया गया, फिर कोर्बी को पता लगा कि रशियंस ने मारा है उसके परिवार को। तब कोर्बी पागल हो गया और वो अकेला ही ढूंढ ढूंढ करके रशियंस को मारने लगा। उसने अब तक 300 रशियंस को मार दिया है, वो भी अकेले। जब वो अकेला होता है तब और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि तुम लोग उसका पीछा छोड़ दो। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कोर्बी अमर है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रूनो कहता है कि मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोर्बी क्या है, मुझे सिर्फ सोने से मतलब है। हम इस युद्ध को हार रहे हैं, अगर मैं वापस गया तब मुझे सजा मिलने वाली है, और अगर वो सारा सोना मुझे मिल गया तब मैं सजा से बच सकता हूँ। तभी हम कोर्बी को देखते हैं जो पहुंचता है एक ट्रक के पास और देखता है कि इस ट्रक के सारे सिपाहियों को मार दिया गया है और ट्रक ऐसे ही वीरान पड़ा है। फिर वो उसके पीछे छुप जाता है और अपने सारे घाव को देखने लगता है और जितना हो सके अपने घाव का उपचार भी करता है। तभी हम कोर्बी के कुत्ते को देखते हैं जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अब कोर्बी बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, इसीलिए उसकी आंख लग जाती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे बहुत सारे सिपाहियों की आवाजें सुनाई पड़ती है और कुत्तों की भी। तब कोर्बी फिर से तैयार होने लगता है कि उसे कैसे भी यहाँ से भागना है और एक एक करके ट्रक्स को आगे जाता हुआ देखता है। फिर जब आखिरी ट्रक यहाँ से निकलने वाला होता है तब वो ट्रक के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही फ्यूल टैंक को काटता है ताकि उसके ऊपर तेल गिर जाए, क्योंकि एक बार उसके ऊपर तेल गिर गया तब कुत्ते कहीं उसे आसानी से ना सूंघ सके। और ऐसा ही होता है, कुत्ते उसे नहीं सूंघ पाते। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये लोग सारे ट्रक्स को रोकते हैं तब कोर्बी आराम से नीचे से बाहर आ जाता है ताकि यहाँ से भाग जाए। लेकिन जैसे ही वो भाग करके थोड़ी दूरी पे जाता है कुत्ते उसे देख लेते हैं और भौंकने लगते हैं। तब तक यहाँ पर ब्रूनो भी आ जाता है और अपने सारे सिपाहियों को कहता है कि वो मार दे कोर्बी को। तब वो लोग कोर्बी पे गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली जा करके लग जाती है उसके पैर में। फिर भी कोर्बी भागते रहता है, लेकिन अब कुत्ते उसके पीछे हैं और कोर्बी जैसे देखता है कि कुत्ते उसके पास आएंगे तब वो उन्हें डराने के लिए अपने पूरे शरीर में आग लगा लेता है ताकि कुत्ते उससे दूर रहें, और भागता हुआ पहुंचता है एक लेक के पास। फिर पानी के नीचे कूद जाता है। तभी सारे नाजी सिपाही उस पर गोलियां चलाते रहते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कोर्बी कब ऊपर आएगा। वो बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोर्बी अंदर ही सांस लेते रहता है। और एक वक्त के बाद वो जैसे ही ऊपर आता है उल्फ उस पर गोली चलाता है और कोर्बी नीचे चला जाता है, लेकिन पानी के ऊपर अब सिर्फ खून नजर आ रहा है। तब सबको लगता है कि कोर्बी मर गया और थोड़े समय के बाद ये लोग 3 सिपाहियों को भेजते हैं एक नाव लेकर के पानी के बीच में ताकि वो नीचे जाए और सारे के सारे सोने को बाहर निकाले। तब सबसे पहले नीचे एक सिपाही कूदता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है कोर्बी उस पर हमला कर देता है। किसी को पता नहीं होता कि कोर्बी अभी भी जिंदा है और कोर्बी इस सिपाही को भी मार देता है। तब फिर से खून ऊपर आने लगता है और ये लोग कहते हैं दूसरे सिपाही को जाने के लिए। दूसरा सिपाही भी नीचे जाता है, लेकिन कोर्बी इसे भी मार देता है। तब इन सारी चीजों को देख करके तीसरा सिपाही डर जाता है और कहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। फिर जैसे उल्फ इस बात को सुनता है वो इस सिपाही को गोली मार देता है क्योंकि उसने इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और अब कोर्बी को एक बॉडी मिल जाती है जिसे वो कवच की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तब कोर्बी सिपाही के बॉडी को इस्तेमाल करता है और लेक के उस पार भागने लगता है, लेकिन ये सारे लोग अभी भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। लेकिन कोर्बी के पास एक कवच है जिसकी मदद से वो यहाँ से दूर भाग जाता है। तभी कोर्बी का कुत्ता यहाँ पर आता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो नदी को पार करके उस पार नहीं जा सकता अपने मालिक के पास। तब ब्रूनो इस कुत्ते को देख लेता है और अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगता है। तभी हम कोर्बी को देखते हैं जो कितने घंटों से बस आगे चलते जा रहा है और वो पहुंचता है पास वाले गांव के पास।
तब देखता है कि पूरे के पूरे गांव को आग लगा दिया गया है और यह मंजर बहुत ही भयानक है। फिर वो पास के घर में जाकर के सो जाता है, लेकिन आधी रात में जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो जाता है अपने कुत्ते के पास और देखता है कि उसकी बॉडी पर इन लोगों ने डायनामाइट लगा दिया है। फिर वो डायनामाइट को दूर फेंकने लगता है। इसी बीच डायनामाइट फट जाता है, जिसके चपेट में आके कॉर्पी बेहोश हो जाता है। तब ब्रूनो और उल्फ उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के टांग देते हैं। उन लोगों ने इसके गले में फांसी का फंदा लगाया है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कॉर्पी एक शब्द नहीं बोलता। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ का एक सिपाही पिघल जाता है और उसे लगता है कि कॉर्पी मर गया। तब वो अपनी टोपी को नीचे करता है और इस चीज को देखने के बाद ब्रूनो और उल्फ फिर वो सारे के सारे सोने को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है। उसने अपने पैर को नीचे एक कील पे टिका रखा था और धीरे धीरे करके वो अपने दूसरे पैर को भी कील पे ले आता है और पूरी रात ऐसे ही जिंदा रहता है फांसी के फंदे पे। और उसका कुत्ता भी नीचे ही है, जो अपने मालिक को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। तभी यहाँ से बहुत ही तेजी में एक प्लेन गुजरता है, जिसकी हवा इतनी तेज होती है कि ये रस्सी टूट जाती है और कॉर्पी नीचे गिर जाता है। तभी दो पायलट्स यहाँ पर आते हैं और हर तरफ फ्यूल टैंक को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि कॉर्पी का कुत्ता भौंक रहा है। तभी एक आदमी दूसरे पायलट को भेजता है और कहता है कि जाकर के देखो, वहाँ पर एक आदमी है, उससे और उसके कुत्ते दोनों को मार दो। लेकिन वो पायलट गोली चलाता उससे पहले कॉर्पी उसके पैर पे मारता है और वो पायलट नीचे गिर जाता है पत्थर पे। पत्थर पे उसे इतनी जोर की चोट लगती है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी दूसरा सिपाही आता है इनके पास, लेकिन कॉर्पी उसे मार देता है। फिर वो अपनी जेब से आखिरी सोने के टुकड़े को निकालता है और उसे जमीन में दफना देता है, क्योंकि कॉर्पी को लगता है कि उसका सारा सोना अब जा चुका है। तभी वो पहले पायलट को देखता है जो अभी भी जिंदा है और कॉर्पी को एहसास होता है कि अभी भी अपना सोना पा सकता है। तब वो जाकर के उस पायलट को कहता है कि मुझे एक जगह पे जाना है, तो अपने प्लेन को स्टार्ट करो। फिर ये दोनों प्लेन से निकल जाते हैं। तभी हम ब्रूनो की टीम को देखते हैं जो थोड़ा आगे जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया है, क्योंकि यहीं पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब ब्रूनो अपने लोगों को भेजता है प्लेन के पास। फिर जैसे ही वो लोग प्लेन के अंदर झांकते हैं, उन्हें पता लगता है कि पायलट मर चुका है और उसके गले में वही फंदा है जिस फंदे को इन लोगों ने लगाया था कॉर्पी के गले में। तब ब्रूनो समझ जाता है कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है और जरूर वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। तब वो अपने सारे साथियों को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर एक एक करके सारे लोग ट्रक्स में बैठने लगते हैं और जैसे ही लड़कियों के ट्रक में आकर के दो सिपाही बैठते हैं और कॉर्पी के बारे में बात करते हैं, तब आइनो नाम की एक लड़की हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कॉर्पी कौन है, तुम लोग उसे कभी भी नहीं मार पाओगे। 300 रशियंस पहले ही कोशिश कर चुके हैं उसे मारने का, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। उसे लोग सिसु के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है बहादुर, और जो कभी भी हार नहीं मानता। फिर एनो अभी और कुछ कहती उससे पहले एक सिपाही मर करके नीचे गिर जाता है। तब हमें पता लगता है कि कॉर्पी ने इस पे वार किया है। फिर वो दूसरे सिपाही को खींच करके नीचे ले जाता है और उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। तब एनो बंदूक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एन वक्त में यहाँ पे कॉर्पी आ जाता है और सारी औरतों को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि इन लोगों को बंधक बना करके रखा है नाजियों ने। तब वो एनो को बंदूक दे देता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और अगले ही क्षण वो होता है ड्राइवर के पास, जिसे मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो एनो को कहता है कि वो ट्रक चलाए और वो ऊपर ही रहेगा। तब एनो ट्रक चलाने लगती है और वो ट्रक को लेकर के जाती है एक टैंक के पास। तब कॉर्पी कूद जाता है टैंक पे और एक एक करके लोगों को मारने लगता है। तब बाकी टैंक वालों को शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी एनो ट्रक लेकर के चली जाती है दूसरे ट्रक के पास और सिपाही कुछ सोच पाते उससे पहले सारी लड़कियां गोली चलाने लगती हैं नाजी सिपाहियों पे और ट्रक के सारे सिपाहियों को मार देती है। तभी हम कॉर्पी को देखते हैं जो टैंक के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उल्फ ब्रेक दबा देता है और कॉर्पी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा ऊपर आता है और उल्फ के साथ लड़ने लगता है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है और एक वक्त के बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कॉर्पी बड़ी ही बेरहमी से पीटता है उल्फ को, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले यहाँ पर दो नाची सिपाही चले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉर्पी की आंखों में देखते हैं, वो अपने मोटर बाइक को छोड़ करके भाग जाते हैं। तब कॉर्पी मोटर बाइक पे जाकर बैठ जाता है और उल्फ को लगता है कि वो जिंदा बच जाएगा। लेकिन अब सारी लड़कियां आ रही हैं उल्फ की तरफ, जितने भी लड़कियों का उसने बलात्कार किया था, ताकि वो उसे मार सके। इसी बीच हम ब्रूनो को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ पहुंच चुका है एक प्लेन के पास, ताकि वो यहाँ से निकल जाए। तब पायलट उसे बताता है कि प्लेन में एक ही आदमी की जगह खाली है और इस बात को सुनते ही ब्रूनो अपने साथी को मार देता है और जाकर बैठ जाता है प्लेन पे। लेकिन ये लोग प्लेन को टेक ऑफ करते उससे पहले यहाँ पर आ जाता है कॉर्पी और अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता प्लेन पे और प्लेन टेक ऑफ होने लगती है। लेकिन टेक ऑफ होने से पहले प्लेन के नीचे आ जाता है कॉर्पी और नीचे से वो प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे नीचे के प्लेट को तोड़ता है और अंदर आने लगता है। तभी इन आवाजों को ब्रूनो सुन लेता है। तब पायलट कहता है कि ये प्लेन बहुत ही पुराना हो गया है, ऐसे ही आवाजें आती रहती है। लेकिन ब्रूनो इन बातों को नहीं मानता। वो अपनी बंदूक निकालता है और आता है पीछे। तभी कॉर्पी उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। ब्रूनो भी एक अच्छा फाइटर है
जो इतनी जल्दी कोर्पी से नहीं हारने वाला। कभी कोर्पी उसे पीटता है तो कभी ब्रूनो कोर्पी को पीटता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद ब्रूनो थक जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर कोर्पी क्यों नहीं थक रहा और वो मरता क्यों नहीं है। तब वो एक मेटल वाला बेल्ट लेता है जिससे वो कोर्पी को मार सके, लेकिन कोर्पी उस मेटल वाले बेल्ट को फंसा देता है एक बॉम्ब में, जो बॉम्ब नीचे गिरने वाला है। तब बॉम्ब के साथ साथ ब्रूनो भी नीचे गिरता है। जैसे ही वो जमीन पे पहुंचता है, बॉम्ब के साथ साथ वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तब कोर्पी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है पायलट की तरफ, लेकिन वो जा करके देखता है कि पायलट की मौत हो गई है। जब ब्रूनो गोली चला रहा था तब एक गोली आकर के पायलट को लग गई और ये प्लेन अब हिल रहा है, कभी भी क्रैश हो सकता है। तब क्रैश होने से पहले कोर्पी अपने सारे सोने को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें गले से लगा लेता है और तभी ये प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन एक मड में जाकर के। इसी बीच रशियन सिपाही देखते हैं कि उनकी तरफ नाजियों की एक टैंक चली आ रही है। तब वो मुस्तैद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही टैंक करीब आता है उन्हें पता लगता है कि इस टैंक के ऊपर रशियन लड़कियां हैं जिन्होंने एक नाजी सिपाही को पकड़ रखा है। तब रशियंस भी खुश हो जाते हैं कि उनके पास एक नाजी सिपाही है। तभी हम कोर्पी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो मड से बाहर निकलता है और अपने सोने को उठा लेता है, फिर मोटर बाइक लेता है और उसे अपना कुत्ता भी मिल जाता है और कई घंटे ड्राइव करके वो पहुंचता है बैंक ऑफ हेलसिंकी। लेकिन जैसे ही सारे सोने को लेकर के वो बैंक के अंदर दाखिल होता है, सारे लोग उसे देख करके डर जाते हैं। लेकिन कोर्पी काउंटर पे जाता है और सारे सोने को रख करके कहता है कि मुझे पेमेंट अभी चाहिए, और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।